आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है आपको? तो लास्ट क्लास में मैंने आपको आर्टिकल 16 बता दिया था। तो आर्टिकल 16 का क्लास 4 बता दिया था और 5 और 6 में बड़ी सामान्य सी बातें हैं, तो उसको विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। बस इतनी बात आपको याद दिला दें, पिछली क्लास में हमने रिजर्वेशन की बात खत्म किया था, इसलिए निष्कर्ष उसका यह है कि रिजर्वेशन आवश्यक है सामाजिक न्याय के लिए, लेकिन जिसको रिजर्वेशन दिया जाए वहाँ पे व्यक्ति तक सही पहुंच पाए, रिजर्वेशन की पहचान हमें करनी चाहिए। रिजर्वेशन उसी व्यक्ति तक पहुंच पाए जो वास्तविक रूप में उसके लिए डिजर्व करता है। इसका मतलब है रिजर्वेशन को हम किसे जोड़ेंगे? सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है, समाज में समानुपातिक समानता के लिए आवश्यक है, सबको संसाधन में हिस्सा दिया जाए इसके लिए आवश्यक है। लेकिन समस्या कहाँ पर है? समस्या कि उसका ऐसे ही लोगों को प्राप्त हो सके जो उसके वास्तविक रूप में डिजर्व करते हैं, और रिजर्वेशन की मात्रा उतनी रहे जिससे अवसर की समानता का विचार बाधित न होने पाए। इन समस्या पर रहेगा। आर्टिकल 16 क्लास 5 और 6 में बहुत बताने की आवश्यकता नहीं, बस सिंपल सा है। यानी हमारे यहाँ जहाँ पे डिबेट होता है 14 है, 19, 21, अब 17, 18 ये सब कुछ चीज़ों को हम बस झटके से पढ़ लेते हैं सामान तरीके से, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा डिबेट नहीं है। तो और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्व भी नहीं है, तो हमें हमेशा सीखना पड़ता है कि शीट पे फोकस ज्यादा करें, इसको शॉर्ट कर दें। तो आर्टिकल 16 क्लास 5 में नौकरियों से संबंधित कोई बात नहीं है, उसमें केवल लिखा गया है कि कहीं भी, यानी वो स्वाभाविक रूप में वो कहीं कहीं धार्मिक संस्थाओं का अधिकार जरूर है, उसमें सरकारी नौकरियों को लिखा नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 16 क्लास 5 में बात लिखी गई है कि यदि किसी संस्था के द्वारा, किसी धार्मिक संस्था के द्वारा अगर उस धार्मिक संस्था में नियुक्ति में अपने ही समुदाय के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है तो यह सेवाओं में समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। इसका मतलब ये समझा जाए, इसका मतलब ये समझा जाए कि अगर मान लीजिए कोई स्वामीनारायण संप्रदाय है, अयोध्या जन्मभूमि ट्रस्ट है, तो अयोध्या मंदिर में अगर मंदिर के प्रशासन के लिए और मंदिर की समिति में हिंदुओं को ही शामिल किया गया, इस बात पर कोई न्यायपालिका में याचिका दायर नहीं कर सकता, तो उसमें नॉन हिंदू शामिल क्यों नहीं हुए? स्वामी, क्योंकि हर धर्म की अपनी मान्यता है, तो हो सकता है किसी दूसरे धर्मावलंबी को शामिल करने पर हम उस मान्यता को अपने कल्चर को न बना पाए, इसलिए हर धार्मिक संस्था को ऐसा अधिकार दिया गया है आर्टिकल 16 क्लास 5 में। तो सरकारी नौकरियों से संबंधित नहीं है। तो कहीं भी कोई आप देखेंगे, जैसे कि अगर कहीं भी देखें इस्कॉन के लोगों के जितने मेंबर्स आप देखेंगे उन्हीं कार्यकर्ता होते हैं, तो जो समुदाय को नहीं फॉलो करता वो दावा नहीं कर सकता कि मैं भी उसमें भागीदारी करूंगा। और दूसरी बात, क्लास 6 ऑफ आर्टिकल 16 में सीधे लिखी गई है आर्थिक रूप में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, जो मैंने पहले बता दिया, क्योंकि हमारे संविधान में पहली बात की गई सामाजिक पिछड़ापन, लेकिन किस संविधान संशोधन से आर्थिक पिछड़ापन का विचार जोड़ दिया गया? 103। तो वो पिछड़ेपन, इन आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, वह आरक्षण की मात्रा 10% से ज्यादा नहीं होगी। ये है क्लास आर्टिकल 16 का क्लास 6। तो क्लास 5 तो क्लास 6 बिल्कुल सिंपल सा है, हमने पहले बता रखा है, एग्जाम्पल बता दिया। 17, 18 में सिंपल है, क्योंकि अब अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 17, 18 में बड़ी सिंपल सी बात लिखी गई है। अनुच्छेद 17, 18 में समानता के दो तरीके होते हैं, एक तो सभी को समान अवसर देना, दूसरा में पहले बता रखा है भेदभाव का भाव और विषमता का भाव, विशेषाधिकार का भाव। तो समानता के दो आयाम है, पहला सभी को समान अवसर दे देना, दूसरा किसी प्रकार की विषमता न रहे, विशेषाधिकार न रहे। और आर्टिकल 17 से क्या किया? छुआछूत को रोका गया, यानी विषमता को रोका गया। अब आप कहेंगे विषमता को रोकना था तो आर्टिकल 17 ने क्यों बना दिया? तो कहा जाता है कि छुआछूत एक बड़ी गंभीर समस्या थी, और छुआछूत करना मानवीय गरिमा के खिलाफ है, क्योंकि मानव पैदाइशी ही अपने आप में स्वतंत्र है, उसके पास गरिमा, हर व्यक्ति की गरिमा है। यानी छुआछूत के बारे में अगर मान मेडिकल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोविड हो गया, कोविड कारण कोई किसी व्यक्ति को नहीं छू रहा है, छुआछूत नहीं है। मेडिकल कारणों से हो सकता है कि कोई बीमारी फैल रही हो, तो बीमारी को फैलने से रोकने के लिए हम कोई प्रावधान कर दे। लेकिन जब हम छुआछूत की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? कोई व्यक्ति पवित्र है, कोई अपवित्र है, यानी जिसके खिलाफ छुआछूत किया गया वो अपवित्र है। मानव और पवित्र ये विचार अपने आप में विरोधाभासी है। आजकल तो जानवरों को लोग पवित्र मानते हैं। आप देखें कैसे लोग पेट को, जो लोग पेट को पालते हैं वो उनके लिए कितना मानव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मानव और अपवित्र ये अपने आप में मानवीय गरिमा का अपमान है, इसलिए हमारे आर्टिकल 17 बकायदा किया गया और छुआछूत को रोका गया। और आर्टिकल 17 बड़ी बड़ी आपको लिखी गई, मार्मिक बात लिखी गई है, ऐसे शब्द का प्रयोग साधारण नहीं किया गया है, क्योंकि लिखा गया छुआछूत का किसी भी रूप में प्रयोग प्रतिबंधित है और इसका प्रयोग दंडनीय अपराध है। तो मैं लिखना चाहता हूं, इसका मतलब क्या है? वो सिंपल सी बात लिखी है, हेडिंग चेंज कर लीजिए, छुआछूत की समाप्ति। अच्छा, छुआछूत का बहुत विशुद्ध नाम है अस्पृश्यता। छुआछूत का विशुद्ध नाम क्या है? अस्पृश्यता। बताइए, देखिए उच्चतम न्यायालय की बात की जाए तो उच्चतम न्यायालय का आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। आरक्षण प्रकार का मौलिक अधिकार क्या है? नौकरियों में अवसर की समानता। आरक्षण का सहायताकारी प्रावधान है, ऐसा उच्चतम न्यायालय का निर्णय है, क्योंकि आरक्षण क्या है कि तरीके का इस विवाद हुआ था। उच्चतम न्यायालय ने बात कही आरक्षण फंडामेंटल नहीं है। फंड अब फिर लेकिन कहोगे, आपने यही पूछा उच्चतम, हमारी आपकी बात होगी, उच्चतम न्यायालय की बात होगी, इसकी बात आप देखोगे अपनी बात, तो एक लाइन उसका उत्तर है। तो लेकिन क्या है बताओ, यही से बोलिए। अरे सीरीज वही पता मैं दिया, आर्टिकल क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 16 ये फंडामेंटल राइट है, क्लॉज 4 फंडामेंटल राइट नहीं है, इनेबलिंग क्लॉज है, ये पूरा प्रावधान है। एक सिंपल सी बात है। क्या? हाँ ठीक है। सीरीज देखिए, आपका अगला सवाल, ठीक है, लॉजिकल आपका अगला सवाल है, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6 में क्या डिफरेंस है? आपने दो पढ़ लिया, क्या डिफरेंस है? आर्टिकल 15 क्लॉज 5 और 16 क्लॉज 6 में क्या डिफरेंस है? बताइए। आर्टिकल 16 क्लॉज 6 और 15 क्लॉज 6 में तो क्या करता है? 5 की बात नहीं, 6 की बात पूछ रहा हूं। अच्छा, अरे बड़ी सिंपल सी बात है, कभी देखिएगा आर्टिकल 15 क्लॉज 6 में जो बातें लिखी गई है उसमें लिखा गया है आर्थिक रूप में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। आर्टिकल 16 क्लॉज 6 में विशेष उपाय की बात नहीं है, आर्टिकल 16 क्लॉज 6 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात है, पहला अंतर। दूसरा, आर्टिकल 16 क्लॉज 6 में ये कहा गया है कि आरक्षण कहां दिया जाएगा? केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में, और वो किसके? ईडब्ल्यूएस के लिए। यानी आर्टिकल 15 क्लॉज 6 में विशेष उपाय की बात नहीं है, अब विशेष उपाय आरक्षण के अलावा और भी कुछ जा सकती है। फिर उसके बाद लिखा गया है कि ईडब्ल्यूएस के लिए शैक्षणिक संस्था में आरक्षण होगा, वो कौन होगी? केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाएं, वहां रिजर्वेशन होगा। जबकि आर्टिकल 16 क्लॉज 6 में नौकरियों में आरक्षण की बात है और किसके लिए है? ईडब्ल्यूएस के लिए। यहां समानता है, दोनों में ईडब्ल्यूएस की बात की गई, दोनों में 10% की सीमा लिखी गई है, दोनों में 10% होगा। एक शैक्षणिक संस्थाओं में है, दूसरा नौकरियों में है। एक में विशेष उपाय की बात की गई है, दूसरे में केवल नौकरियों की बात ही की गई है। आगे बढ़े, अब लिख लीजिए, क्या लिखा आपने?
छुआछूत का अंत। इसमें दो चार पॉइंट है। पहला पॉइंट लिख लीजिए, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं है। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं है, अपितु इन पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं। निरपेक्ष नहीं, अपितु इन पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं। लेकिन अनुच्छेद 16 में उल्लिखित अनुच्छेद 17 में उल्लिखित मूल अधिकार निरपेक्ष अधिकार है। लेकिन अनुच्छेद 17 में उल्लिखित मूल अधिकार निरपेक्ष अधिकार है, जिसका अभिप्राय है कि किसी भी परिस्थिति में, जिसका मूल अभिप्राय किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार दंडनीय अपराध होगा। किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत दंडनीय अपराध होगा। दूसरा पॉइंट, संविधान में कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जैसे अनुच्छेद 14। दूसरा पॉइंट है, संविधान में कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जैसे अनुच्छेद 14। जैसे अनुच्छेद 14 जो संविधान लागू होते ही स्वतः प्रभावित हो गए। कुछ अधिकार ऐसे हैं जैसे अनुच्छेद 14 जो संविधान लागू होते ही स्वतः प्रभावी हो गए, स्वतः प्रभावी नहीं। लेकिन अनुच्छेद 17, 23, 24, लेकिन अनुच्छेद 17, 23, 23, 24, 24 ऐसे मूल अधिकार हैं। अनुच्छेद 17, 23, 24 ऐसे मूल अधिकार हैं जो स्वतः प्रभावित नहीं होते, और उन्हें प्रभावी बनाने के लिए संसदीय विधि की आवश्यकता होती है। जो स्वतः प्रभावित नहीं होते बल्कि उन्हें प्रभावी बनाने के लिए संसदीय विधि की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ये बात फर्क आ गया। यानी अभी तक जैसे 14 जिस दिन अनुच्छेद लिख दिया गया वो उसी दिन से अप्लाई हो गया। देखिए दो किस्म के होते हैं वाहन, सेल्फ ऑपरेटेड। एक को किक मारने की आवश्यकता होती है, यानी वाहन को चलाने के दो तरीके, एक तो खुद चल जाए, दूसरा किसी वाहन से टोचन किया जाए। कई बार वाहन को ढकेलने के लिए दूसरे वाहन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आप स्वतः चालित हैं, कोई धकेलता पीछे से, स्वतः चालित होना चाहिए। तो हमारा अनुच्छेद 15 जिस दिन लिखा गया उसी दिन लागू हो गया, 14 जिस दिन लिखा गया उसी दिन लागू हो गया। लेकिन 17 लागू नहीं हुआ। क्यों? 17 की लैंग्वेज आप देखिए, 17 लागू क्यों नहीं हुआ? कारण है 17 के अनुच्छेद 17 की आप लैंग्वेज देखिए। अच्छा इसमें नहीं है क्या? अच्छा बिना वैसे लैंग्वेज दिखा देते आपको। अच्छा पीपीटी है क्या? फंडामेंटल राइट का पीपीटी है आपने? नहीं है इसमें, लगा दीजिए। तो देखिए अनुच्छेद 17 में अगर लैंग्वेज आपको बता दें, उसमें लिखा गया है अब क्यों संसदीय की आवश्यकता होती है, क्यों स्वतः संचालित नहीं होती, लैंग्वेज देखिए, लिखा गया है छुआछूत दंडनीय अपराध है और अस्पृश्यता एक तरीके से प्रतिबंधित है और उसका किसी भी रूप में दंडनीय अपराध है। तो सवाल ये है अस्पृश्यता प्रतिबंधित है, तो ये तो बताइए अस्पृश्यता क्या है? भाई हमें ये तो पता होना चाहिए कि अनटचेबिलिटी है क्या, 17 में लिखा गया है। और ये बताइए हमारे रूल ऑफ लॉ है, हमारे विधि का शासन है, तो विधि के शासन में किसी को ऐसे दंडित कर देंगे या एफआईआर होगा? अच्छा दंड देंगे कितनी सारी देंगे? छुआछूत के आरोप में किसी को दंडित करेंगे तो सवाल है हमारे रूल ऑफ लॉ है, अनुच्छेद 14 में आ गया है किसी को दंडित करने के लिए पहला क्या होना चाहिए? एफआईआर। एफआईआर पर होगा जब किसी लॉ का उल्लंघन नहीं किया, इसे लॉ बनाना पड़ेगा। और जब एफआईआर हो गया, लॉ बन गया, हमें दंडित करने का अधिकार केवल न्यायालय को है, तो न्यायालय में सुनवाई होगी। इन सब के लिए हमें लॉ चाहिए। इसलिए 17 से 1 मिनट, यही है 17 फंडामेंटल राइट आर्टिकल 18 से, आर्टिकल 17 से 18 से तो मंगा लीजिए सुनो। आर्टिकल 18 की बात कर दीजिए। इसमें कितने आर्टिकल है? इसमें नहीं, पूरा नहीं, इस आगे चाहिए। हाँ तो देखो आर्टिकल 17 की बात लिखी गई है कि इसका मतलब है हमारे यहाँ, अच्छा हमारे यहाँ दंड से थोड़ी जाएगा। कई देशों में अच्छा कई देशों के हमारे खाप पंचायत दंडित कर देती है, रूल ऑफ लॉ खिलाफ है। खाप पंचायत का मतलब पंचायती राज नहीं होता, वो जाति की पंचायती होती है जो किसी दंडित कर देती है। हमारे यहाँ दंड देने का तरीका होना चाहिए, कानून होना चाहिए और हर व्यक्ति को अपना बचाव करने के लिए वकील होना चाहिए। और आप देखिए हम आगे चलकर आर्टिकल 21 में पढ़ेंगे किसी के जीवन और दैहिक स्वतंत्रता को तभी छीना जा सकता है जब लॉ हो, और लॉ ही नहीं उसके प्रोसीजर भी हो। इसलिए पहले लॉ तो बनाइए,
इसलिए अनुच्छेद 17 की लैंग्वेज देखिए तो वो कहता है कि बिना लॉ बनाए ये फंडामेंटल राइट ऑपरेट नहीं होगा, यानी कि संविधान में मिल जाने से आपको फंडामेंटल राइट नहीं मिलेगा, उसको ऑपरेट करना पड़ेगा, उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। इसका मतलब है कई बार कोई सामान हम दुकान से खरीदते हैं तो दुकान से खरीद के उस सामान को व्यवहारिक बनाने में उसमें कई और सप्लीमेंट जोड़ने पड़ते हैं। ऐसा आपने क्या दुकान से खरीदा जिसमें सप्लीमेंट की आवश्यकता होती है, जैसे पेन है, कोई मेरी फी वाले नहीं डालेंगे तो अच्छा नहीं डालेंगे फिर। अच्छा जेल पेन है आपकी, अच्छा जेल में रिफिल चाहिए नहीं चाहिए। इसलिए एक बात देखिए, बंदूक में गोली के बिना बंदूक चलेगी, केवल बंदूक ही दिखा चलेंगे। हम लोग पढ़ते थे, लोग तमंचा दिखाते थे, तमंचा में गोली खरीदने का पैसा नहीं था तो तमंचा दिखा के मुठिया से मार भागते थे बाद में। इसका मतलब है अनुच्छेद 17 पर तमंचा गोली कहां से आएगी? संसदीय विधि के द्वारा, संसद की बंदूक से। कैसे लिख लो मेरे बच्चे? अगला पॉइंट क्या लिखा आपने? अगला पॉइंट, भारत में विधि का शासन है, इसलिए 14 हर जगह रहेगा बच्चों, 14 से फंडामेंटल है। भारत में विधि का शासन है और किसी भी व्यक्ति को दंड देने के लिए, किसी भी व्यक्ति को दंड देने के लिए विधि की आवश्यकता होती है। किसी व्यक्ति को दंड देने के लिए विधि की आवश्यकता होती है। और वर्ष 1955 में संसद के द्वारा अस्पृश्यता निवारक अधिनियम, अस्पृश्यता निवारक अधिनियम का निर्माण किया गया। प्रिवेंशन ऑफ अनटचेबिलिटी प्रोहिबिशन एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट, अस्पृश्यता निवारक अधिनियम का निर्माण किया गया, जिसका नाम बदलकर 1976 में, जिसका नाम बदलकर 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। जिसका नाम बदलकर 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट। 1976 में सिविल अधिकार, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। अब आगे देखिए, जब कोई हमारा लॉ बनती है, अब देखिए रूल ऑफ लॉ की बात, अब लॉ तो बन गया, अब इस लॉ में लिखा गया, सवाल यह है क्या लॉ में छुआछूत को परिभाषित कर दिया गया? ऊपर नहीं, संविधान में छुआछूत को, और बड़ी लॉजिकल सी बात है, कई जगह कभी भी कई बार एग्जाम में अब इस बच्चे को दंडित किया जाए, दंडित किया जाए। अच्छा क्यों दंडित किया जाए? देखिए अब सवाल ये है, अब मैंने किसी बच्चे का क्लास मोबाइल बच गया और मैंने उसको यहाँ बुला के मुर्गा बनाओ, ये बताइए, इसका मोबाइल बच गया, मैं मुर्गा बनाऊं, न्याय है? तो न्याय है नहीं है। पहले मुझे कारण पूछना चाहिए मोबाइल बचा कैसे। अब कई साल नहीं हो सकता मोबाइल अलार्म सेट कर दिया हो, कई बार गड़बड़ी होती है। इसका मतलब है पहले मुझे कारण, लॉ का बेसिक प्रिंसिपल है, किसी को दंड देने से पहले ये तो पूछ लीजिए, उसका पक्ष दे लीजिए। आपको क्लास लेट आया, मेरे बेंच पर खड़े जाओ, ये नहीं है, क्योंकि मैं पहले पूछना चाहिए, हो सकता है बस लेट हो गई हो सकता है किसी बातचीत में इतना मशगूल हो गया, ध्यान समय कर दिया हो, ये हो सकता है, एक बार कारण पूछ लेते हैं। और दूसरी बात, मान लीजिए अगर इसका मोबाइल बच गया, मेरे सजा मौत, लो, न्याय है अन्याय है? अरे मेरे दोस्तों, दंड की मात्रा अपराध के अनुसार होना चाहिए, वो ज्यादा होना चाहिए, ये हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ में ध्यान रखा जाए। तीसरी बात, जब न्यायालय के सामने कोई व्यक्ति जाता है तो हमारे न्याय का प्रिंसिपल है, इसलिए लोकतांत्रिक देश में रहने के तमाम फायदे हैं। लोकतांत्रिक देश की न्याय प्रणाली इस आधार पर काम करती है कि 20 अपराधी छूट जाने चाहिए, एक निरपराधी व्यक्ति दंडित नहीं होना चाहिए। अरे कई बार हमारे न्यायपालिका में छूट जाते हैं, लोग कहते हैं देखो हम छूट गए, हमने अपराध नहीं किया था। जरूरी नहीं कि न्यायपालिका छूट जाए दोस्त, लेकिन हमारी न्याय प्रणाली से बनती है। दुनिया में कई जो तानाशाही देश सबसे तरीके चलता है कि 5 निर्दोष व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे, बशर्ते एक दोषी नहीं छूटना चाहिए। हमारे यहाँ लिबरल तरीका है, इसलिए जब हम न्याय का कोई सिद्धांत बनाते हैं तो इसमें ये इसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। हमारे यहाँ किसी भी लॉ के निर्माण का आधार है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। यानी प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का मतलब होता है कि न्यायपालिका मान के चलती है कि व्यक्ति निर्दोष है, पुलिस ने फंसाया है। जब कोई न्यायपालिका सामने जाता है तो न्यायपालिका हमारे मान के चलती है कि पुलिस ने फंसाया होगा, व्यक्ति निर्दोष है, इसलिए ये जिम्मेदारी पुलिस की है कि बताओ सबूत क्या है, गवाह क्या है। इसलिए जब हमारे यहाँ पुलिस किसी अपराधी को पकड़ती है, अपराधी कहता हाँ मैंने सब कुछ किया था, पुलिस लाठी मिल जाएगा, क्योंकि पुलिस की लाठी से बचने के लिए सब कुछ करेगा, मर्डर क्या किया है, कब किया था, अभी रात नहीं किया था। जैसे जिसके सामने जाएगा माय लॉर्ड, मुझे केवल खोचे में लेके डरा डरा के हराया गया। इसे आप लिखे, कोई व्यक्ति दोष है, किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, ये सिद्ध करने का दायित्व किसका है? ये राज्य का है, पुलिस का है, व्यक्ति का नहीं है। अब चलिए अभी अरविंद केजरीवाल, हमारे यहाँ चाबी 20 पर अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, मोबाइल से कन्वर्सेशन हुआ, मोबाइल का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं, पासवर्ड नहीं बता रहे हो, क्योंकि हमारे आपका काम है पासवर्ड ढूंढो, हम क्यों बताएं? इसका मतलब जिस बंदूक से अपराध हुआ है उसका ढूंढना पुलिस काम है, मेरा काम है, पुलिस हमें बताऊंगा ये। इसी पुलिस उल्टा बताती है, ये सब तरीके करने के लिए पुलिस जाती है, ऐसे आदमी बता दे, नहीं तो ये सोच के देखिए हमारे हालात में इनोसेंस समझ जाता है। लेकिन कुछ लॉ बड़े खतरनाक होते हैं, कुछ लॉ इसके अपराध हैं, जैसे प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अभी जो बना है उसमें अप्लाई, ये उसमें प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। दूसरा ये अधिनियम, इस अधिनियम में भी ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। इसका मतलब अगर इसमें कोई मामला कोई व्यक्ति न्यायपालिका के सामने गया, और ये देखिए हमारे यहाँ 2 किस्म के न्यायालय हैं, एक तो हमारे न्यायालय 30 वाला है, एक हमारे रेगुलर न्यायालय है जो आईपीसी सीआरपीसी से संबंधित है, जिसका नाम बदल रहा है, यानी किसी व्यक्ति ने हत्या मर्डर सामान्य किया तो उसमें 30 न्यायालय है। लेकिन हमारे आईपीसी में ऐसे कानून थे ही नहीं, कुछ हमारे ऐसे कानून बनाए गए जिसकी तुलना आईपीसी में नहीं थी, इसलिए इस मामले में न्यायाधीश भी अलग बैठता है, इसकी न्यायालय अलग होता है। जैसे पोक्सो में अलग न्यायाधीश होगा, पीएमएलए में अलग न्यायाधीश होगा, अलग न्यायपालिका चलती है, अलग जुडिशरी चलती है, इसी कहते हैं विशेष अदालत। और इन विशेष अदालतों का जज भी अनुसूचित जाति जनजाति व्यक्ति होता है 99% कंडीशन में। इसलिए जज ये मान लेगा आपने छूट किया है, आप बताइए कि आपने नहीं किया है,
अब सवाल ये भैया पुलिस ने हमें कब्जे में ले लिया है, अब मैं कैसे बताऊं किया है कि नहीं किया है? ये अजीब सी बात नहीं है? इसलिए ये बड़ी कठोरतम प्रिंसिपल है। आगे चीज अगला पॉइंट है, क्या लिखा था? नहीं, राज्य नहीं आ गया। ये यही राज्य यही संपर्क होता है जो राज्य से आगे गए हैं। मैं इसी पत्र जवाब देता हूँ, मैं राज्य टकराने की आवश्यकता नहीं है। और ये गलतफहमी बिल्कुल नहीं, मेरे साथ बच्चे हैं, एक भी बच्चे साथ नहीं भाग जाएंगे। तो क्या लिखा आपने? और एक बार ऐसा मसला हुआ मुखर्जी को घटना थी संयोग से जो राज्य के संदर्भ में राष्ट्रपति था कोई, मैंने क्या कर लो सर आपने पढ़ा है बिजली का समूह व्यवसाय में मैं जा रहा हूँ इधर से। पूछो मेरे बच्चे क्या पूछना चाहते हो? क्या स्पेशल कहा था को? मैं समझ नहीं पाया सवाल आपका। क्या क्या? हाँ हाँ। अरे मेरे बच्चों, छुआछूत अनुसूचित जाति जनजाति खिलाफ हुआ है जनरल खिलाफ हुआ? अरे मेरे बच्चों, छुआछूत जिसके खिलाफ होगा और अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति जो करेगा वो बाकी लोग हैं। अरे लेकिन क्या उसमें है यार? मान क्यों लोगे मेरे को? तरह मान लेते हो। अच्छा फंडामेंटल ड्यूटी बताओ, चलो 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 मेरे फंडामेंटल ड्यूटी बताओ, तुम बताओ कुछ फंडामेंटल ड्यूटी। क्या सारा सुन बताओ? ओ माय गॉड, अरे मेरे बच्चे को आपसे पूछा पिता का नाम बताओ, ऑप्शन बताओ। हमारी बात है, अरे ऑब्जेक्टिव एग्जाम ऑप्शन नहीं होता, सीधा तो बताना है। देखो मेरे देखिए ये मेरा बच्चा बहुत जुझारू है, बहुत पढ़ाई पढ़ने का, लेकिन मेरे बच्चे में यही ऊर्जा तुम सही समय लगा दो पहाड़ तोड़ दोगे। इतना इतना क्यों बावलापन करते हो मेरे पुत्र? क्या दो दुनिया में किसका नहीं होता? अरे मेरे बच्चे आज तक कोई दुनिया में ऐसी चीज बन नहीं पाई इसका दुरुपयोग नहीं हुआ, लेकिन कोई चीज एक्सेप्ट क्यों करते हो? उसका उपयोग ज्यादा है, दुरुपयोग बताओ। मोबाइल का उपयोग है, दुरुपयोग है। दवाइयों का, राज्य का, अरे सबका दुरुपयोग है। इसके बावजूद हम अपनाते हैं क्योंकि इतनी बावलापन क्या जरूरत है? और मैं बताऊंगा तो पढ़ना कुछ कहाँ पढ़ना, भारत सरकार का प्रकाशन देख लेना। देखो तुमने पहला सवाल पूछा क्लॉज आर्टिकल 15 इसमें इतना जरूरत नहीं है। अगर ऊर्जा बस्ती हो, वित्त आय को काम याद कर लो, धन विधेयक याद कर लो, और फंडामेंटल ड्यूटी याद कर लो, उसके बाद ऊर्जा बस्ती है। भारत सरकार का प्रकाशन है, अनुसूचित जाति जनजाति मंत्रालय काम क्या है, स्कीम क्या है, ये पढ़ने वाली चीजें हैं। अच्छा ये सब तुम पढ़ लोगे? अच्छा वो हम थोड़ा पढ़ेंगे। अब मंत्रालय काम क्या है, गवर्नेंस आपको सब पढ़ा सकता है, ये तो आपको कुछ फैक्ट आपको अपने लिखे। और ये एग्जाम में एग्जामिनर से इतनी बारीक वकील बनने की अपेक्षा नहीं है, बेसिक लेवल चल रही है मंत्रालय काम कैसे करता है इसकी। हमारे पास देखो बच्चों, मैंने कितनी बार मैंने कह दिया, आप देखो युवा बच्चों हो, अपनी ऊर्जा से लगाओ जहां मामला बन जाए। हमारे पास इतनी काम की चीजें हैं पढ़ने वाली थी, आप वही नहीं पढ़ पाओगे, तो क्यों उधर जाते हो मेरे बच्चे? लिखो क्या लिखा आपने? क्या कर दिया गया है? नाम बदल दिया गया। अगला पॉइंट, अरे लिखा अगला पॉइंट, यह संयोग का विषय है, लिखिए। अगला पॉइंट है, यह संयोग का विषय है। यह संयोग का विषय है कि अस्पृश्यता न तो संविधान द्वारा परिभाषित है, अस्पृश्यता देखिए, अस्पृश्यता न तो संविधान द्वारा परिभाषित है और नहीं संसद के अधिनियम के द्वारा परिभाषित किया गया। नहीं संसदीय अधिनियम के द्वारा परिभाषित किया गया। लेकिन फिर कहेंगे फिर अस्पृश्यता किसको माना जाए? कुछ अधिनियम कुछ एग्जांपल लिखे गए हैं। अस्पृश्यता किसको माना जाए? आपने जोमेटो से कोई खाना का ऑर्डर दिया और जोमेटो ने पूछा आपकी जाति क्या है, अस्पृश्यता हो जाएगा। जाति के आधार पर किसी को किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाने से रोक देना, किसी को जाति सूचक शब्द से अपमानित कर देना, और अस्पृश्यता को किसी पौराणिक धार्मिक मान्यताओं से जस्टिफाई करना, ये सब अस्पृश्यता के उदाहरण है। ये एक्ट में लिखा गया, एक्ट में परिभाषित किया ना संविधान में। कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ऐसे ऑप्शन आते हैं जैसे कि लाभ के पद को परिभाषित किया गया, तो किसी भी चीज को परिभाषित किया ही नहीं गया है। तो जब ये आ जाए संविधान में इसको परिभाषित किया गया, इसका सवाल उत्तर है नहीं, हम इसमें जानने की आवश्यकता ही नहीं, सीधा लॉजिक का प्रयोग कर दिया। परिभाषित नहीं, कुछ एग्जांपल हैं जहां से दिखता है कि अस्पृश्यता का प्रयोग किया गया। अगला पॉइंट लिख लीजिए। क्या लिखा आपने? अगला पॉइंट लिखिए। भारतीय न्याय प्रणाली में, भारतीय न्याय प्रणाली में निर्दोष होने के सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। भारतीय न्याय प्रणाली में निर्दोष होने के सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। लेकिन यह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के लागू नहीं होता। लेकिन यह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के लागू नहीं होता। यह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के लागू नहीं होता, इसलिए न्यायालय व्यक्ति को निर्दोष होने के बजाय दोषी मानकर विचार करती है। निर्दोष होने के बजाय दोषी मानकर विचार करती है। दोषी मानकर विचार करती है। आर्टिकल 18 इसका मतलब है, और इसमें ये भी जो सिविल अधिकार संरक्षण में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को इसमें दंडित किया गया 2 साल की सजा, और 2 साल की सजा देने का मतलब है कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने के डिस्क्वालीफाई हो जाएगा।
इसमें 2 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है और उसके बाद तो 89 में कवर एक्ट बना दिया गया, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट एससी एक्ट, और आपको अब देखिए आपको पढ़ने की आवश्यकता कहाँ होनी चाहिए, इतना आर्टिकल आपने बेसिक जानने से ज्यादा रिसर्च करने को फायदा नहीं इसमें। आपको अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का काम पढ़ना चाहिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति का छुआछूत हो गया कि इतना सामने जाकर थाने में रजिस्ट्रेशन करा देंगे, तो इसलिए अनुसूचित जाति आयोग जनजाति आयोग इन समुदाय की शिकायतों को हल करता है। अब कभी आपको याद है महिलाओं का काम ने कभी बताया था, कोई दिया था, लगभग वही काम अनुसूचित जाति आयोग का भी है। एक आपके मन में होना चाहिए कि अनुसूचित जाति आयोग क्या है, जनजाति आयोग क्या है, क्योंकि आपके पीटी में अधिकार संबंधी मुद्दे हैं जहां पर इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो मान लीजिए कहीं एप्लीकेशन पर खूब बार जाइए, बहुत ज्यादा संविधान पर लॉ नहीं पढ़ना है कि केस को हम देखें, बेसिक बात हमने देख लिया आर्टिकल 18 क्या है। और एक खास बात है आर्टिकल 18 में अब विवाद देखिए कहाँ है, जैसे कि आर्टिकल 18 में जब ये मान लिया जाए कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का मतलब है कि जो न्यायपालिका में आया हुआ हर व्यक्ति दोषी है, इसका मतलब उसने छुआछूत किया है, अब वो बचाव करे, उसे कैसे नहीं कि वो प्रमाण दे। अब व्यक्ति को प्रमाण दिया कठिन काम है, इसलिए देखेंगे यही मामला प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में फंस रहा है और बार बार न्यायपालिका के सामने मुद्दा जा रहा है कि सिद्धांत ठीक नहीं है, क्योंकि जब 89 में अब सवाल कई बार फंसता है न्यायपालिका के सामने फंसा भी। अब एक लड़के का मामला था, लड़के ने किसी लड़की को प्रस्ताव दिया शादी का, लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, लड़का ने एफआईआर कर दी कि इसने मेरे साथ छुआछूत किया। अब विवाह का मामला व्यक्तिगत मामला होता है। अब इसमें अब एक से बावड़े लोग थे कि पहले एक से हमारे बावड़े लोग थे, कुछ लोग पानी की टंकी पे चढ़ गए कि जब तक प्रियंका गांधी से हमारा विवाह नहीं हुआ, मैं पानी की टंकी से नहीं उतरूंगा, पूछ जाओ तुम पूछ जाओ। अब कमाल की बात है, प्रियंका गांधी से पूछा, अपने मन से डिसाइड कर लिया। अरे शादी विवाह दोनों को कंसल्ट से होना चाहिए। कई बार 89 में कानून बन गया प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, तो कई बार ऐसा देखा गया उच्चतम न्यायालय इस मामले में कह दिया था कि भाई देखिए अब इसमें कानून यह है कि बिना पूछे किसी व्यक्ति को इजाजत नहीं दिया जाएगा। इसी बात पर उच्चतम न्यायालय ये एग्जांपल दिया था, भाई बिना पूछा किसी को इजाजत मिल जाएंगे तो इसका मतलब उसका पक्ष आप जान नहीं रहे, इसका तो मिसयूज भी हो सकता है। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने बात कही थी कि नहीं, एक बार उस व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार होना चाहिए जिससे इसके मिसयूज के चांसेस कम हो। और हकीकत की बात यह है जिसके साथ ये भेदभाव होता है वो तो जान नहीं पाते, लेकिन जिसके साथ भेदभाव नहीं होता उसका बड़ा मिसयूज करते हैं। उसका एग्जांपल आपको बताते हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, राजस्थान के बड़े शाही से दिखाई थे, उनको प्रोन्नत नहीं लिया किसी कारण से, उन्हें एविडेंस स्टेटमेंट दिया कि मेरे साथ छुआछूत हुआ। तो अगर आईएएस ऑफिसर साथ भी छुआछूत होगा तब किसके साथ नहीं होगा, ये तो सवाल उत्पन्न हो जाएगा। तो मिसयूज के चांस बनते हैं, लेकिन अनुच्छेद 70 केवल इतना ही है। हेडिंग चेंज कर लीजिए, क्योंकि अगला हम जहां विशेष फोकस करेंगे आर्टिकल 19, जहां बड़ा विवाद है, जहां से बार बार प्रश्न आते हैं, ये सब तो सिंपल है। 18 हेडिंग लिखिए, उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, अच्छा खास बात है जैसे किसी किसी के नाम के सामने लिखिए आर्टिकल 14 में क्या समानता का विचार, आर्टिकल 14 बोलेंगे नहीं, आर्टिकल 14 हर जगह आएगा, 15 में भी आएगा, 16 में भी आएगा, 17 में भी आएगा, क्योंकि समानता होनी चाहिए। अब समानता का बेसिक फिलॉसफी है सभी की गरिमा समान है। समानता का मतलब है कि न तो कोई बड़ा है न कोई छोटा है, इसलिए हमने हर व्यक्ति को एक अधिकार दिया है। अब बताइए एक जमानत है, अब दोस्तों देखिए, एक होता है सामंतवादी समाज, दूसरा होता है लोकतांत्रिक समाज, यानी अनुच्छेद 18 नहीं है, ये समानता का रूप है। इसलिए हमने पहले बता दिया था समानता का सब रिफ्लेक्शन है। देखिए एक होता है सामंतवादी समाज, फ्यूडल सोसाइटी, तो जो फ्यूडल सोसाइटी होती है, सामंतवादी समाज होता है, वो सोपानिक होता है। सोपानिक का मतलब है कुछ लोग जन्मजात रूप में विशेष हो जाते हैं, किसी को जन्मजात रूप में विशेष दर्जा दे देना ये अपने आप में समानता के सिद्धांत को घोर उल्लंघन है। देखो कोई हर समाज में विषमता की जा सकती है उपलब्धि के आधार पर। सिविल सर्वेंट बनना उपलब्धि है, जन्म से विशेषाधिकार है, सांसद बनना, विधायक बनना उपलब्धियां हैं, तो ऐसी विषमता स्वीकार कर सकते हैं, डॉक्टर बनना, टीचर बनना उपलब्धियां हैं। लेकिन उपाधि का मतलब होता है सामंतवादी समाज अचीवमेंट के आधार पर लोगों से विषमता नहीं करता, वो जन्म के आधार पर विशेषाधिकार पैदा कर देता है। इसलिए सोच के देखिए राजा महाराजा, अब राजा का बेटा राजा ही होगा, चाहे इसमें कोई गुण हो चाहे गुण ना हो, ये समस्या है। इसलिए वंशानुगत सिद्धांत लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। याद रखिए कोई भी एमपी हो जाए अच्छी बात है, अब कोई किसी का बेटा है, बेटी है, भाई है, भौजाई है, इस आधार पर किसी को विशेष मान रहे हैं और सच माने विशेष मान रहे हैं, तो मूलभूत समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हैं। हर व्यक्ति कोई परिवार में किसी पैदा होने से विशेष हो गया, ये सामंतवादी सोच है, इसे याद रखिए। और अमेरिका यूरोप में है ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका यूरोप में परिवार ही नहीं है। अमेरिका यूरोप परिवार नहीं है तो वहां 2-3 साल की शादी होती है, कई बार घंटे 2 घंटे की शादी होती है। मैं मुलाकात नहीं कर रहा हूँ, एक बात है कि भाई भतीजा बात की समस्या अमेरिका में, यूरोप में, क्योंकि वहां भाई है भतीजा, अरे भाई तब होगा जब परिवार होगा, भतीजा तब होगा जब पत्नी का भाई होगा, भाई होगा। अरे मेरे दोस्तों वहां तो आदमी अकेले घूम रहा है, यूरोप अमेरिका आदमी कैसे, यूरोप से आदमी आ रहा है, एक आदमी लंदन से फ्लाइट से इधर आ रहा है, वही फ्लाइट जर्मनी से आ रही है, दोनों लिए तय कर लिया कि भारत में रहने तक दोनों साथ रहेंगे, शादी कर लेंगे, उसके बाद भारत से जर्मनी की फ्लाइट ले रहा है, इंग्लैंड की फ्लाइट ले रहा है, अलग हो गया, मामला खत्म। हमारी समस्या है, इसलिए देखेंगे हमारे यहाँ सवाल है, एक जमाना था अंग्रेज हुआ करते थे, एक क्या थे लॉर्ड, एक क्या थे अर्ल, एक क्या थे बिशप, एक क्या थे राय बहादुर, तो हम क्या है कुमार कमजोर, नाम क्या था राय बहादुर, एक क्या बहादुर है राय बहादुर, और दूसरा उसके बाद क्या था लंबरदार, जागीरदार, तालुकदार, संविधान मातांगा खबरदार, ये सब दार नहीं चलेगा। इसलिए एक बात याद रखिए, समानता के सिद्धांत हमारे बड़े अच्छे प्रोफेसर थे, हम लोग पढ़ाते थे, तो हम लोगों को कहते सर, नो सर नो मैम, आजकल तो नो बॉस, ये देखिए सब बराबर है, एक ही दुनिया में कैटेगराइजेशन होना चाहिए, मिस्टर एंड मिसेस, लोगों के नाम के सामने एक ही होना चाहिए, मिस्टर एंड मिसेस, मिस्टर एंड मिसेस, अब उसके अलावा नहीं सर लॉर्ड, ये बताइए इसी से हम लार्ड साहब, लॉर्ड का बिगड़ता हुआ रूप हमारे क्या है लॉर्ड साहब, ये लॉर्ड साहब है, हम क्या डंडा साहब है, क्या है, इसी तरह सोच के देखिए। और ये विशेषाधिकार, इन विशेषाधिकारों को मुस्लिम समुदाय को अलग दे देता सर, उसमें अंग्रेजी उपाधि सर, सर की बात देते थे। अगर आपने देवदास फिल्म कभी देखी होगी जो शाहरुख खान की थी, नहीं देखी कोई जरूरत नहीं देखने की, अगर देवदास फिल्म देखी होगी तो उसमें शाहरुख खान के पिताजी ने कहा कि कांग्रेस सरकार मुझे सर की उपाधि देने वाली है और तुम नचनिया के पीछे पड़े हो, अरे नचनिया को औकात नहीं है क्या, नचनिया में किसी ने डांस का प्रोफेशन चेंज कर लिया, डांस के प्रोफेशन को उतना ही मत जितना टीचिंग का, अपना अपना तरीका है। इसलिए संविधान माताओं ने कहा ये सब क्या थी उपाधियां थी, और उपाधि क्या पैदा करती है विशेषाधिकार पैदा करती है, उपाधि क्या पैदा करती है विषमता पैदा करती है, और उपाधियां दी किसको जाती थी किसी कुशलता के आधार पर नहीं, पारदर्शिता के आधार पर नहीं, स्वामी भक्ति के आधार पर। यानी जो अंग्रेजों को पता था, अंग्रेजों को पता था कि इनके आने से भारत में उजाला हो गया, अंग्रेज आए तो उसके बाद हमारे प्रकाश हुआ, उसके बाद हम में रहते थे, अंग्रेजों ने आए हमें कोट पैंट पहनना सिखा दिया, टाई पहनना सिखा दिया, अंग्रेज खो जाते थे। इसलिए जाति धर्म के आधार पर भी उपाधियां दी, मुस्लिम के अलग हिंदू के अलग ये उपाधियां मिलती थी। लेकिन अब सवाल है ये उपाधियां हैं नागरिकों का वर्गीकरण है,
और नागरिकों का वर्गीकरण जन्म जाति धर्म के आधार पर करना इसी के समानता अधिकार का उल्लंघन है। लेकिन हमारे समस्या तब उत्पन्न हुई जब एक लोकतांत्रिक समाज कैसा होना चाहिए, सोपानिक नहीं कैसा, लेकिन सोपानिक समाज की विशेषता है जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सत्ता और पावर कुछ लोगों के पास होती है और ज्यादातर लोग क्या होते हैं फुक्कड़। नीचे क्या है, ये समाज हिमालय जैसा होता है, टॉप पे कुछ लोग बैठ सकते हैं, नीचे तमाम लोग बैठ सकते हैं। इसे लोकतांत्रिक समाज कैसा होना चाहिए, समतामूलक समाज का मतलब ये लक्षण है, क्योंकि गरिमा समान है, न कोई लॉर्ड है, न कोई राय बहादुर है, न कोई अर्ल है, न कोई सर है। लेकिन सवाल ये उत्पन्न होता है, अब हमने भी आपको ऐसा नहीं कहा, लोकतांत्रिक समाज में भी हमने क्या कर दिया, भारत रत्न। ये क्या दे दिया, अब बताओ, कई बार भाई भारत रत्न यानी कितने लोग रत्न हैं इस देश के, अभी 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया, तो आपको कभी शर्मिंदगी महसूस हुई कि नहीं, या अगर कोई रत्न है तो हमें सोना ही कर दिया जाए, कुछ तो कर दिया जाए, चांदी हम क्या है, भारत की पीतल क्या है। दूसरा, और देखो भारत रत्न, पद्म विभूषण, तो हम क्या खरदूषण है, क्या है पद्म विभूषण, नाम क्या है, पद्मश्री, और इतना ही नहीं है, उसके बाद तो अब सवाल ये है बताओ, और उसके बाद किसी को डॉक्टर कह देना, किसी को महावीर चक्र, सेना का अधिकारी किस तरीके से नाम लिखते हैं कि जनरल XYZ परमवीर चक्र। उसके बाद परमवीर एक ही आदमी है, सब आदमी परमवीर है, ये अपने आप में विशेष बात है। इसलिए देखोगे कि हमारे यहाँ क्या एक लोकतांत्रिक समाज में इस तरीके का विभाजन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो सवाल यह है आखिर में इसको रोका जाए या इसको प्रतिबंधित किया जाए, प्रतिबंधित किसे किया जाए, ये क्या है, इसी बात को लिख लीजिए। अनुच्छेद 18 की बात कीजिए। अब अनुच्छेद 18 की बात देखने से पहले विचार समझिए, अनुच्छेद क्या समझिए आपको, लिखिए 4 पॉइंट लिखिए। पहला समानता का, पहला पॉइंट समानता का तार्किक परिणाम है, समानता का तार्किक परिणाम है कि किसी भी व्यक्ति को जन्मजात धर्म अथवा जाति के आधार पर किसी प्रकार का विशेषाधिकार न दिया जाए, धर्म अथवा जाति के आधार पर किसी प्रकार का विशेषाधिकार न दिया जाए, किसी प्रकार का विशेषाधिकार न दिया जाए। दूसरा पॉइंट, इसलिए राज्य के द्वारा कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, राज्य के द्वारा कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, ब्रैकेट में आर्टिकल 18 क्लॉज 1, राज्य के द्वारा कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, ब्रैकेट में आर्टिकल 18 का क्लॉज 1। लेकिन इसी अनुच्छेद में 2 अपवाद भी उल्लिखित किए गए हैं, लेकिन इसी अनुच्छेद में 2 अपवाद भी उल्लिखित किए गए हैं, इसी अनुच्छेद में 2 अपवाद भी उल्लिखित किए गए हैं। पॉइंट नंबर 1 शिक्षा या शैक्षिक क्षेत्र, पॉइंट नंबर 1 शिक्षा या शैक्षिक क्षेत्र, और पॉइंट नंबर 2 सैन्य, शिक्षा या शैक्षिक क्षेत्र, पॉइंट नंबर 2 सैन्य क्षेत्रों के लिए, सैन्य क्षेत्रों के लिए उपाधियों को देने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, उपाधियों को देने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसका मतलब है कि हमें अच्छा सैन्य और शैक्षिक क्षेत्र में उपाधियां देने पर प्रतिबंध क्यों नहीं है, क्योंकि ये विषमताएं कुशलता योग्यता के आधार पर की गई हैं, जो सबने खुली है। और इसलिए संविधान सभा में हमारे यहाँ राजगोपालाचार्य ने कहा था कि जो ब्रिटिश सरकार ने उपाधियां दी थी सब खत्म कर दिया जाए, तो जो पहले से है वो खत्म कर दिया जाए, बाकी राज्य देगा ही नहीं। इसका मतलब भारतीय राज्य को उपाधि नहीं देगा, पहली बात, लेकिन हो सकता है कोई विदेशों से ले तो। अगला पॉइंट, अगली बात लिख दीजिए, अगला पॉइंट, कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से भी उपाधि नहीं ले सकता, कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से भी उपाधि नहीं ले सकता, ब्रैकेट में क्लॉज 18 का आर्टिकल 18 क्लॉज 2, कोई भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से भी उपाधि नहीं ले सकता, क्लॉज 2 आर्टिकल 18। इसका मतलब है न भारतीय राज्य देगा न विदेश से लेगा, बात पूरी हो गई। इसका मतलब तो कहीं तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन खास बात है उसके अलावा जो बात आर्टिकल 3 और 4 में कर दी गई वो इंटरेस्टिंग थी। अच्छा अब इतनी कल इसलिए हमारा संविधान बड़ा बन गया, इतनी बारी बातें लिख दी गई, और विवाद भी आपको बता देंगे। कुछ बात में सब पॉलिटिकल होते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे पहले वैसे जो उच्चतम न्यायालय में महात्मा गांधी को बापू क्यों कहा जाता है, उच्चतम भाग जाओगे यही ठासे तुमको। तो ऐसी बात में लोग लेके चले जाते हैं। दिलीप कुमार को पाकिस्तान सरकार के द्वारा निशाने पाकिस्तान के दिलीप कुमार बहुत फेमस एक्टर, निशाने पाकिस्तान दे दिया गया, फिर कुछ उच्चतम न्यायालय चले गए, दुश्मन के हाथ से उपाधि ले रहा है। हकीकत की बात है आज दुनिया में उपाधियां रही ही नहीं, दास प्रथा खत्म हो गई, उपाधियां खत्म हो गई, लोकतंत्र के आने के बाद उपाधि कहां बची, पुरस्कार है, उपाधियां नहीं है। तो संविधान पुरस्कार देने से मना कर रहा है, उपाधियां उपाधि पुरस्कार में अंदर होना चाहिए। लेकिन वो अंतर आने से पहले अब और एग्जाम्पल बता दें, भाई हमारा कोई व्यक्ति उपाधि लेगा नहीं, विदेशी राज्य दे नहीं सकती, लेकिन अब यहाँ तीसरी कल्पना कर लीजिए। देखिए हमारे यहाँ मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति है, अब इतना बारीक कल्पना भी कर लीजिए कि मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति है, लेकिन कोई विदेशी व्यक्ति है, भारतीय नागरिक नहीं है, लेकिन राज्य के अंतर्गत किसी पद पर है, मतलब राज्य के अंतर्गत किसी पद पर काम कर रहा है, या राज्य के अंतर्गत किसी ट्रस्ट में काम कर रहा है। आपको मैं बता दें राज्य के ट्रस्ट दो होते हैं, एक राज्य के होते हैं, दूसरा निजी। पतंजलि का ट्रस्ट निजी ट्रस्ट है, बाबा रामदेव का है। राज्य का ट्रस्ट का मतलब है जो बाकायदा 3 मूर्ति मेमोरियल है, जैसे प्रधानमंत्री हमारे यहाँ प्रधानमंत्री संग्रहालय देखा है, उसी को 3 मूर्ति मेमोरियल ट्रस्ट कहते हैं, ये राज्य का ट्रस्ट है। तो हमारे 2 किस्म की संस्थाएं, एक तो ट्रस्ट किसी निजी व्यक्ति का हो सकता है, ट्रस्ट कोई राज्य का हो सकता है, यानी कि कोई राज्य के पद पर, राज्य के अंतर्गत। अब राज्य के अंतर्गत का मतलब ये कोई विधायिका में, कार्यपालिका में अगर कोई किसी पद पर हो, और अगर वो किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि लेना चाहे तो क्या होगा,
उसके लिए शर्त लगाई गई है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, उसे शर्त लगाई गई। अगली चीज हेडिंग थोड़ा चेंज कर सकते हैं, शर्त के साथ उपाधि, यानी सशर्त, शर्त के साथ उपाधि का मतलब है सशर्त उपाधि, यानी शर्त के बिना नहीं होगी। सशर्त उपाधि का मतलब क्या है? पहला, ऐसा कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है, इसका मतलब विदेशी है, जो भारतीय नागरिक नहीं है ब्रैकेट में विदेशी है, लेकिन राज्य के अंतर्गत किसी पद या ट्रस्ट के अंतर्गत काम कर रहा है। अच्छा, कोई एग्जाम्पल ऐसा कोई आता है, कोई विदेशी व्यक्ति है जो राज्य के अंतर्गत कोई ट्रस्ट के पद में काम करेगा? कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है? जैसे हमारे यहाँ अमर्त्य सेन अमेरिकन नागरिक है, अमेरिकन नागरिक अमेरिका के हैं, तो मतलब अमर सेन की सेवा लेने के लिए भारतीय राज्य कहीं कोई अपॉइंटमेंट दे दे। आज तो हमारे 40 लाख ऐसे अमेरिका में रहने वाले भारतीय नागरिक हैं, सॉरी भारतीय मूल के हैं, नागरिक किसके हुए? विदेशी नागरिक हुए। अगर उनको राज्य की सेवा हम ले रहे हैं और उनको कोई उपाधि देना चाहे तो उसके क्या करना पड़ेगा? और राष्ट्रपति की पूरी अनुमति रखी गई है, राष्ट्रपति कह सकता है छुट्टी दे दो, राष्ट्रपति पूछ सकता है क्यों आप दिया जाएगा, क्यों दिया जाएगा। और हमारी तो बात होती है कि मान लीजिए कोई, मान लीजिए बात नहीं है, अगर कोई हमारे यहाँ का पदाधिकारी, अगर हमारा कोई पदाधिकारी है और बाहर किसी यात्रा में जा रहा है, हमारे यहाँ समाज सरकारी सेवक है, कोई निजी व्यक्ति है, अगर कोई विदेशी संस्था उसको रहने का इंतजाम कर रही है, उसको स्पॉन्सर कर रही है, गृह मंत्रालय को जवाब देना पड़ेगा कि स्पॉन्सर करने वाला कौन है, क्यों कर रहा है, बिना वजह कोई गिफ्ट देता नहीं। और आप देखिए हम तो शादी में गिफ्ट देते हैं, नाम जो कितना उसने दिया था और कितना मैंने निश्चित करके, अच्छा इसने 21 रुपये दिया था, क्या लिखा आपने? और पता कर रहा है उसे उपाधि लेने से पूर्व, उसे उपाधि लेने से पूर्व राष्ट्रपति से पहले सहमति लेनी होगी, उसे उपाधि लेने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति लेनी होगी, सहमति नहीं, राष्ट्रपति से सहमति लेनी होगी, राष्ट्रपति से, गवर्नर से नहीं, राष्ट्रपति से, क्योंकि वो विदेशी आदमी होगा उपाधि बाहर से देगा, भाई हमारा राज्य देगा नहीं तो लेगा बाहर से आदमी, तो बाहर से गवर्नर से पूछा जाएगा, किसी से पूछा जाएगा? राष्ट्रपति से। और आप देखिए राष्ट्रपति से पूछने का सीधा मतलब है मंत्रालय से, गृह मंत्रालय से, गृह मंत्रालय से। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री विदेश यात्राओं पर जाते हैं, परमिशन गृह मंत्रालय की चाहिए। अंतिम हेडिंग चेंज कर लीजिए, हेडिंग चेंज कर लीजिए, पद भेंट, पद भेंट अथवा उपलब्धि, पद पद हेडिंग है, पद यानी ऑफिस, पद भेंट प्रेजेंट, उपहार भेंट, पद भेंट या उपहार, उपलब्धि इमोल्यूमेंट, लेने पर प्रतिबंध, पद उपलब्धि, जो अभी तीनों में से कोई आपको नहीं मिली, इसलिए आपको समझ नहीं आ रही बात। अच्छा पद क्या होता है? पद क्या होता है? अच्छा भेंट कहीं आपको मिली नहीं मिली? अच्छा हमें कोई भेंट कर देता है गुलाब, गुलाब क्या करेंगे? अरे भेंट दो, कोई कार दे दो, ऐसा भेंट चाहिए नहीं। अरे दोस्तों भेंट मतलब कि आपको किसी ने गुलाब दे दिया, किसी ने कहा कि मैं, किसी ने शेरो शायरी से भेंट कर दिया, तो दिल तो ठीक है लेकिन मामला गड़बड़ है। लेकिन सवाल ये फुक्का ऐसे भेंट करेगा? भाई किसी हमारे पास कुछ नहीं तो हम सबसे भेंट करेंगे, शेरो शायरी से, इसके शायर से मिल जाइए, सारा को बैठे बैठे चांद पहुंचा देगा। और जब शेरो शायरी खत्म हो तो मिला क्या नहीं, कहाँ गए, जहाँ थे वहीं थे। इसे कहते हैं उपलब्धि हमें भी मिली नहीं, भेंट किसी ने दिया नहीं, क्योंकि किसी को देने तब तो मिलेगा, और किसी पर रहेंगे तो भेंट मिलेगा, और भेंट गुलाब मिलना तो भेंट नहीं, सब दिल बनाने वाली चीजें हैं। और पद उसे जब कर रहे हैं, इसलिए आर्टिकल क्लॉज 4 आर्टिकल 14 में उपाधि की कोई बात ही नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आर्टिकल क्लॉज 4 14 में उपाधि का उल्लेख ही नहीं है, वो तो 3 शब्द जुड़ा हुआ है। ये पहला पॉइंट, कोई व्यक्ति